युवाओं के खून में भर रहा है जहर। कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। Right, welcome to the Inside Story with me RKB. You're of course watching me on Lemon News. आप मुझको देख रहे हैं Lemon News पर और आप सब लोगों को शिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। शिवरात्रि की तो बधाई ठीक है, लेकिन शिवरात्रि का मज़ा ज़रा सा किरकिरा इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका से ये खबर आई कि 2 मंदिरों के ऊपर कुछ जाहिल लोगों ने कुछ लिख दिया। एक हिंदुस्तानी लिकर स्टोर का मैनेजर था बेचारा, उसके पिताजी का लिकर स्टोर था, उसको मार दिया गया। एक और हिंदुस्तानी को 2 अमेरिकी पुलिस वालों ने इस तरीके से ज़मीन पर गिराया कि वो बेचारे आज तक पैरालाइज्ड हैं। Now, how should we interpret this? At the moment with us, we have a very old friend indeed, आचार्य श्री धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य श्री नमस्कार। हाँ जी, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ लेमन जी न्यूज से। कैसे हैं? बहुत अच्छे। आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन। हर हर जी हाँ, महादेव। जी हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी आचार्य धर्मेंद्र जी, ये बताएं कि जिस प्रकार आज जो खबर आई है अमेरिका से कि 2 मंदिरों के साथ इस तरीके से कोई गलत हरकत की गई है अमेरिका में, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर हिंदुस्तानियों के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जब बराक ओबामा साहब आए थे, हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता का और सर्वधर्म संभव का पाठ पढ़ा करके गए यहाँ से। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप आचार्य श्री? देखिए, आपकी शिवरात्रि की बधाइयां स्वीकार करता हूँ, मंगल कामनाएं स्वीकार करता हूँ जी, लेकिन शिवरात्रि अच्छे लोगों के लिए शिवरात्रि है जी। शिवरात्रि यानी कल्याणकारिणी रात्रि, मंगलमयी कल्याणकारिणी रात्रि। रात्रि। जी जी लेकिन जो भस्मासुर हैं जी उनके लिए ये मंगलमयी रात्रि नहीं है। जी और भस्मासुरों का संपूर्ण जो नेचर है, कैरेक्टर शुरू से लेकर आज तक, जी वे जिससे पाते हैं उसी को भस्म करने की जी कोशिश करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जी जिससे अपने उपकारी की पीठ में छुरा भोंकते हैं। जी तो ये आज का इतिहास नहीं है, ये पूरे इस्लाम का जो 1400 साल का इतिहास है, जी। 1450 साल का, वो यही है। जी हमारे भगवान वर्धमान महावीर ने दुनिया को मंत्र दिया कि जियो और जीने दो। जी लेकिन इस्लाम का पैगाम है कि हम न खुद जिएंगे न किसी को चैन से जीने देंगे। जी और इसके तमाम प्रमाण मिल रहे हैं। जी और जहां तक ओबामा साहब की बात है, तो ओबामा साहब की रत्ती भर भी गलती नहीं है। जी उनकी हिम्मत बढ़ाई गई है और उनको ये रुतबा जो प्रदान किया है कि वो हमारी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जी प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाएं। जी तो ये जो फ्रेंडशिप कायम की है जी कि राष्ट्रपति को बराक कह करके बोलना जी और हिंदुस्तान के लोगों को ये समझाना कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, जी और वो बिना मांगे हमको नसीहतें दें, जी तो बराक ओबामा को भी इस घटना ने आईना दिखा दिया कि तुम जो है अपनी जान की खैर करो। जी। अब तक जो भी हमले पहले भी जो हुए हैं, जी। एक भी हिंदू ने अमेरिका पर कभी हमला नहीं किया। जी हमारे हिंदू जो हैं वो वहां अमेरिका में अमेरिका के लोकतंत्र को, गणतंत्र को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। दुरुस्त बात। जबकि मुसलमान जो हैं वो जहां भी जाएंगे वहां पर केवल ध्वंस के अलावा कुछ नहीं। जब वो पाकिस्तान में किसी को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, जी तो अमेरिका तो उनके लिए जो है वो बिल्कुल
क्योंकि ये भूलते नहीं है। लेकिन आचार्य श्री, आपने जो बात कही, मैं उसके बारे में आपसे जरा ज्यादा जानना चाहूंगा। आपको ऐसा लगता नहीं कि हम लोग बराक ओबामा के सामने बिल्कुल लेट गए, एक तरीके से देखा जाए तो? बराक ओबामा के सामने लेट गए वो तो बात जाने दीजिए जी जो हमारा बद्धमूल शत्रु है। जी ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी। कर चले हम पिदा जानो तन साथियों। जी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ढेरों जी गीत हैं याद कराने के लिए। और जी। उस चीन के सामने जो रेड कारपेट के समान प्रधानमंत्री महोदय खुद बिछले, जी अब झूला झूलते हुए जो उनके सामने जो जी। आत्मसमर्पण किया, वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का, विश्व जी। के सबसे बड़े दादागिरी वाले, गुंडागर्दी करने वाले, जी यानी क्या कहा जाए उसको, कोई विशेषण दिया नहीं जा सकता। जी। साम्यवादी नहीं है वो, साम्यवाद तो कभी का खत्म हो चुका। लेकिन सोवियत आचार्य संघ में श्री, दम तोड़ चुका, सब जगह विफल हो चुका। जी। अब यहाँ हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो साम्यवाद की अर्थी उठाए फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलनी है। जी तो ये बराक ओबामा के सामने समर्पण नहीं, चीन के सामने जो समर्पण हुआ, जी। इतिहास इसका जवाब मांगेगा कि तुमने क्या समझ करके, और उसके सामने भीख का कटोरा फैला दिया कि तुम हमारे यहाँ निवेश करो। जी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के का उदाहरण सामने है। उसने यहाँ पर व्यापार शुरू किया था जी। और हम आज तक अंग्रेजी की और अंग्रेजियत की गुलामी भोग जी। रहे हैं। जी तो ये सारे संसार के लोगों को यहाँ पर निवेश करने के लिए आमंत्रित करना, ये विजन नहीं है, जी ये अंधापन है। जी। ये साबित करता है कि आपके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन आचार्य श्री, आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, और इस विषय के बारे में आप पहले भी कह चुके हैं, हमारे दर्शकों को याद होगा, अलग चैनल में सहारा में जब हम थे तब भी आचार्य श्री यहाँ पर आए, लेमन के अंदर तो बहुत बार बात हुई है। लेकिन आचार्य श्री, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, राष्ट्रवाद का इतना ज्यादा बोलबाला किया करते थे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठा करके हिंदुस्तान की सरहद को देखने की। और इनके आने के बाद ना जाने कितने इंसिडेंट हो चुके हैं पाकिस्तान की सरहद पर भी और चीन की सरहद पर भी। यहां तक कि चीन तो यह खबर आई है कि 50 के 60 किलोमीटर और अंदर आ गया है हिंदुस्तान में। आचार्य श्री, देखिए, मेरा कहना यह है कि एक भी मुसलमान ने जी नरेंद्र मोदी को वोट न तो दिया था, न वो दे सकता है। जी मुस्लिम वोटों के लालच में उनके सामने आत्मसमर्पण करना। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, जी। तो 10 महीने के अपने 6 महीने के प्रचार में और 9 महीने की सरकार में एक बार भी उन्होंने नहीं कहा विवेकानंद वाला वाक्य की गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द से इतना परहेज, जी और दिन रात गांधी 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 गांधी, इतना गांधी नाम की माला तो किसी ने, कांग्रेसी एमपी ने, यानी पीएम ने भी नहीं रटी जितनी ये रट रहे हैं। गांधी ने आजादी दिलाई, गांधी ने आजादी दिलाई, आजादी दिलाई, आजादी दिलाई, आजादी दिलाई। जी। तो अगर गांधी ने आजादी दिलाई तो श्रीमान जी, देश के टुकड़े किसने किए? जी फादर ऑफ द नेशन नहीं है, किलर ऑफ द नेशन है गांधी जी। ये बात नरेंद्र मोदी को जाननी चाहिए। और मैं 1000 बार कह चुका हूं कि जो संघ की प्रार्थना है, जी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, जी प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरम त्वाम नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। केवल ये संघ की प्रार्थना, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होना चाहिए। जी। ये तो मुखर्जी का नाम भी नहीं लेते। जी शायद यही देखो एक तो वजह बलराज है। की लेकिन दुर्दशा हो रही है। जी। इनका जो पितृपुरुष है, जो जनसंघ के फाउंडर्स में से एक था, जी वो सड़ रहा है दिल्ली में। उसकी मिजाज कुर्सी करने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है। दुरुस्त बात। और आज सबसे बड़ा संसार में जो बीफ ट्रेडर देश है वो हमारा देश है। इससे बढ़कर के चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन आचार्य श्री, जो आप कह रहे हैं शायद उसमें मतलब काफी सत्यता दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आखिरकार आरएसएस को आम आदमी पार्टी के साथ काम करना पड़ा। आचार्य श्री, देखिए, ऐसा है जी कि आरएसएस ने यदि वोट दिए हैं आपको, तो वो लाचारी में इसलिए दिए हैं जी। कि हर्षवर्धन जैसे ईमानदार आदमी की उपेक्षा करके जी
ये जो नमूना ला करके रखा गया सामने, जी शुद्ध नमूना है ये महिला, जी कोई गंभीरता नहीं है किसी प्रकार की। जी अब एक अच्छी पुलिस ऑफिसर और लोगों की कारें क्रेन से उठा ले, बस यही है, इसके अलावा और क्या किया है जी क्रेन मोदी ने, ये जी। क्रेन दीदी ने। जी तो ये जो हुआ है, शाजिया इल्मी जैसी औरतें आ रही हैं, जी इन्हें कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जगह इन्होंने कचराग्रस्त भाजपा बना दी, डस्टबिन बना दिया भारतीय जनता पार्टी को। जी तो उसकी प्रतिक्रिया थी ये कि अगर अब संघ के कार्यकर्ताओं ने अगर वोट दिया आपको तो उसकी प्रतिक्रिया थी, जी अन्यथा मुसलमानों ने खूब भरपूर वोट दिए हैं आपको। जी और ये भी खतरे की घंटी। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक मुस्लिम वोटों का लालच, लार टपकाना और उनके आगे दुम हिलाने की प्रवृत्ति राजनीतिक पार्टियों में खत्म नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन आचार्य श्री, आखिरी सवाल आपसे ये, आज शिवरात्रि का दिन है, मैं जानता हूं आप भी बड़े व्यस्त होंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे कुछ वायदे करके कि चीन के साथ आंख में आंख मिला करके बात होगी, पाकिस्तान के साथ आंख में आंख मिला करके बात होगी। आज अभी दोबारा विदेश सचिवों की बातचीत दोबारा शुरू होने वाली है, यानी फॉरेन सेक्रेटरीज की बात दोबारा शुरू होने वाली है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर इंसिडेंट्स हैं, 300 के करीब बॉर्डर इंसिडेंट हुए हैं पिछले 2 महीनों में। व्हाट हैज चेंज्ड? आखिरकार बदला क्या है? देखिए, जी। आंख से आंख मिलाने के लिए आंखों पर चश्मा उतारना पड़ता है। जी जब 1-1 लाख रुपए का, 50-50 हजार रुपए का फाउंटेन पेन और 1-1 लाख रुपए के चश्मे पहने जाएंगे, जी। तो इतने महंगे चश्मे पहनने से दुश्मन के साथ आंखों से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं। और पड़ोसी देश ये बिल्कुल धोखा है। जी। पाकिस्तान पड़ोसी देश नहीं है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। जी। ये आप कहने का हिम्मत नहीं है जिनमें, जी न उठेगा खंजर न कटार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जी। आपने सिर्फ 1 लाख रुपए के फाउंटेन पेन की बात करी, 10 लाख रुपए के सूट की बात नहीं करी आचार्य श्री। वो भी मैंने इसलिए नहीं की जी 10 लाख रुपए के सूट की जी। कि 10 लाख रुपए का सूट तो मतलब चश्मा और फाउंटेन पेन जिसके इतने महंगे हों, जी अब आप कल्पना कीजिए सूट वो सस्ते कैसे। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ने कभी सूट नहीं बदले, नहीं बदला, करेक्ट, अटल जी ने कभी अपनी पोशाक नहीं बदली, नहीं बदली, आडवाणी ने नहीं बदली, नहीं बदली, दीनदयाल उपाध्याय ने नहीं, जी राम मनोहर लोहिया ने नहीं। जी ये संघ संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। जी यानी जयललिता के वार्डरोब में साड़ियां ज्यादा हैं, जी या प्रधानमंत्री के वार्डरोब में सूट ज्यादा हैं। जी। आप फैशन आइकॉन बन गए। जी हम भारत को फैशन आइकॉन की जरूरत नहीं है, जी। योद्धा आइकॉन की जरूरत है। लेकिन ये तो आपको लगता नहीं है कि ये मतलब मानसिकता के साथ ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है? मतलब ठीक नहीं है ये बेहद मसला जो गड़बड़ हो गई है। जी ये हमारा नरेंद्र मोदी नहीं है जिसके लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया था, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं 20 साल से लगातार जो है वो गुजरात में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का ढोल पीट रहा हूं। जी। ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है। मैं पहचान रहा हूं कि कहां गए वो नरेंद्र जी। जी। कहाँ गए वो वाले नरेंद्र, कहाँ गए आचार्य जी? और आज सबसे बड़ा बीफ ट्रेडर बना हुआ है हमारा देश। इससे बढ़कर के लज्जा की बात क्या है? अब पिंक रिवोल्यूशन की बात हो रही है। जी। लेकिन आचार्य श्री, वो वाले नरेंद्र मोदी कहाँ गए? अब वो वाले नरेंद्र मोदी कहां गए, ये तो शाजिया इल्मी से पूछना पड़ेगा और क्रेन बेदी से पूछना पड़ेगा। जी। और जहां तक और जी। स्मृति ईरानी जी से पूछना पड़ेगा, जो किसी प्रकार की योग्यता न रख करके संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की शिक्षा मंत्री बनी हुई हैं। जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी। जो इतना वफादार है, देशभक्त है, जी और कभी हारा नहीं है, जी उसको कोई चकेसेर नहीं पूछ रहा है। जी। और ना ही योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं पूछ रहा है। आपके पास आदमियों की कमी है क्या? और ना ही डॉक्टर साहब को, ना ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को। न डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वरिष्ठतम व्यक्ति हैं। जी। आडवाणी ने क्या अपराध किया? अभी ये दोनों जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी से ज्यादा जवान हैं। जी। किसी प्रकार से भी प्रतियोगिता में नाप करके देख लीजिए, जवानी किसकी ज्यादा कारगर है। जी। लेकिन आचार्य श्री, आगे भविष्य क्या होगा? फिर ये तो कांग्रेस से भी बदतर निकली सरकार। अगर आपका विवरण अगर मान लिया जाए तो आगे क्या? देखिए, हमारी जो परंपरा है, जी, हमारा जो धर्म है, जी, वो ओल्ड एज है।
लेकिन कोल्डेस्ट नहीं है, बोल्डेस्ट है, क्योंकि सनातन है, पुरातन नहीं है। जी और भगवान का दिया हुआ धर्म है हमारा, जी। उनकी दी हुई परंपरा है। तो ऐसी आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। अंततो गत्वा विजय जो है वो सत्य की होगी। जी। सत्यम जयति नान्द्रिताम। जी धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अंततो गत्वा धर्म की विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मुझे जो दिखाई देता है वो ये है जी कि अभी जो भस्मासुर जी। हैं वो बड़े उत्पात करेंगे, लाखों हिंदू सड़कों पर मारे जाएंगे, जी। देवियां बेइज्जत होंगी, उसके बाद हिंदुओं को अकल आएगी। और तब उसके पश्चात का जो मंजर होगा वो बड़ा खौफनाक होगा हिंदुत्व के विरोधियों के लिए। जी जी जी। आचार्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जी। एक बार फिर आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Right, Pradeep, you heard him. you heard him. He's very angry. He is really and truly angry. And I tell you what, as far as the RSS is concerned, they are angry as well. They are really and truly angry with the manner in which Mr. Narendra Modi has decided to wear, all those, start to use all those luxury items and, wear those 10 lakh rupee suits. You said that first, if I remember correctly. 2 महीने पहले, मतलब बराक ओबामा साहब जब आए थे 26 जनवरी को, लेकिन उसके भी पहले आपने बोलना शुरू कर दिया था कि यार ये जो माशाल्लाह सूट और ये इस सब का जो मसला है जरा गड़बड़ है। प्रदीप, आप भी इस चीज को बहुत पहले उठाए थे बजाज साहब। You have been instrumental in lifting this. You have been instrumental highlighting this, and probably Delhi elections we see आम आदमी जिस प्रकार से resurgence of the Aam Aadmi Party, they have a lot of value when they talk about you, about this politics. And as you said, जैसे आचार्य धर्मेंद्र has torn apart Modi. This is going to be the headlines actually. This is the headlines. आपके शो में अगर आचार्य धर्मेंद्र कहता है कि ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जिसके लिए मैंने पसीना बहाया, then that talks much more. उन्होंने कहा कि जिसके लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया Yes. 20 साल तक, ये 20 वो साल नरेंद्र तक मोदी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और वो नरेंद्र मोदी में अंतर है। जी। This is what he says. 1 लाख के जो स्पेक्स पहनता है, चश्मा पहनता है, 1 लाख का फाउंटेन पेन लेके घूम रहा है, तो आपने जब याद दिलाया 10 लाख के कोड बोले, 10 लाख के कोड में बोल ही नहीं सकता, 1 लाख का जब पेन रहता है 10 लाख तो अपेक्षित ही है। और साथ में ये भी कहा कि ये देखना पड़ेगा कि जयललिता जी के वार्डरोब में ज्यादा साड़ियां हैं कि नरेंद्र मोदी जी के वार्डरोब में ज्यादा सूट हैं। मतलब सर, कि क्या प्रधानमंत्री फैशन आइकॉन बन गए? सर, this is spreading. This is spreading. For the information of our viewers, हमारे दर्शकों के लिए हो सकता है कि आचार्य धर्मेंद्र उनके अंदर काफी गुस्सा भरा हो, क्योंकि उनको वो जगह नहीं मिली जिसकी वो शायद अपेक्षा कर रहे थे। हो सकता है कि उनको जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए था, उन्होंने शायद नहीं किया। लेकिन ये इस बात का प्रतीक तो है कि बहुत लोग आरएसएस से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए, संघ परिवार से जुड़े हुए, वो बहुत बहुत विचलित हैं और गुस्से में हैं। प्रदीप सर, द राइट विंग हार्डलाइनर्स जो जिस प्रकार से ट्रेमर्स आप देख रहे हैं, दिस विल गो टू अ मैसिव अर्थक्वेक shortly, because they are the people who pitched for Modi. They were the people who, as he said, selflessly worked devotedly for Modi, and they are seeing a different Modi now. They're saying जो आप stand ले रहे हो is detrimental not only your interest but the entire nation. That is what they claim. And we are again and again showing that temple over there in Madison, where the where that graffiti was found. This was in the US, but the fact remains, if such a thing had happened, Pradeep, during Dr. Manmohan Singh's regime, the BJP would have been out in the street. The BJP would have said, my God, look, just look at this ineffective prime minister, ineffective government. Now, what has this government done? अभी तक हमारी सरकार ने क्या किया है? मेरी ये समझ के बाहर है, प्रदीप। Sir, the first thing that I think Narendra Modi, as he used to earlier claim, as the BJP used to earlier claim of self-respect, जिस प्रकार self-respect के बात पहले BJP कर रहा था, Modi should have straight away, our Prime Minister should have straight away read the American Constitution, the US Constitution, and the Bill of Rights, the first 10 amendments that talks about religion, propagation of religion, the right to propagate and profess one's religion. Hang on a minute. Don't you remember what Acharya Dharmendra said? Acharya Dharmendra जी ने जो प्रधानमंत्री जी ने बराक भी कहा 2-3 बार, उसका भी जिक्र किया। He said कि भाई सारी दुनिया के सामने आप दिखाना चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट के बड़े अच्छे दोस्त हो गए हैं, मतलब क्या दिखा रहे हैं आप?
प्रदीप, Yes, and that's what he said. That's what he said. जिस प्रकार से बराक एक ही सेंटेंस में 3-4 बार बराक बराक कहना कि जब सामने यूएस प्रेसिडेंट आपको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कह रहे, नो दिस व्हाट एवर ही ट्राई टू डू प्रॉब्ली इज कि ये हर चीज आर्टिफिशियल लग रहा है. जैसे उनके स्पीचेस जो एंड में थे दिल्ली पोल्स में, दिल्ली इलेक्शंस में, जिस प्रकार से मोदी जी के स्पीच को हम आर्टिफिशियल मान रहे no, थे. but the other thing, Pradeep, the other thing which I asked Acharya Dharmendra, and that I think is most important, सबसे ज्यादा important वो चीज है. दो चीजें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं. एक तो गुस्सा है उनके कपड़े उपड़े पे वगैरह वगैरह वगैरह. दूसरा गुस्सा है कि आपने पाकिस्तान से फिर दोबारा बातचीत शुरू कर दी. आपने चीन को रेड कार्पेट, उनको रेड कार्पेट नहीं बिछाई, प्रधानमंत्री खुद रेड कार्पेट बन गए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के लिए. ना in real politics, there are no permanent enemies and no permanent friends. But the fact remains that when the BJP came to power, before the BJP came to power, सत्ता में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी देश का दुश्मन हमारी सरहद की तरफ कुछ भी करेगा या गलत नजर से देखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी. आज की तारीख में we have started foreign secretary talks again. What is the new thing which has happened? What has happened? That's what we would love to know. प्रदीप, एग्जैक्टली सर, व्हाट हैज अ न्यू थिंग हैपेंड. जब उन्होंने कहा कि बम बंदूक के बीच में, उनकी आवाज के बीच में बातचीत कैसे हो सकता है, हाउ आर वी गोइंग टू टॉक व्हेन यू आर हियरिंग booms of explosions out there, bombs and firings. So आज, as you said, what has changed differently? But if you look at the other masterpiece, you know, the premier of the China coming here, and that a lot of discussions on business, a lot of talk. We never seen this kind of phenomenon before. Let us go as hardline stand of Acharya Dharmendra. Acharya Dharmendra just hardline stands on the car. we need not agree with him. We need not agree because he's looking, as he said, Ramayana with a bloody like the red blooded eye of Hanuman ji. So this prakar say he's looking at a different angle, but the total different angle. If you look at, we had the US, the world's top people coming out here. We had the top people embracing Mr. Modi like never before. We never saw this probably the recent past 15 to 20 years. This kind of friendship and this kind of poise and this kind of grace. And we have never seen this kind of interest in India. सबसे बड़ी बात ये है इस किस्म की दिलचस्पी हिंदुस्तान में और इस किस्म की दिलचस्पी हिंदुस्तान में निवेश करने के लिए आज तक कभी पहले नहीं देखी गई है. Let's admit that. The fact remains that in the last 5 years of Dr. Manmohan Singh's government, we've had not only a policy paralysis, but we've had a paralysis of investment as well. People have not come in over here. Now people want to come here. I can understand where Acharya Dharmendra is coming from. Acharya Dharmendra जो हैं बहुत गुस्से में हैं, इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया, इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि उनके सामने उनके जो लोग हैं जैसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, इन सब लोगों को ना ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ना ही उनको वो इज्जत मिल रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को मिलनी चाहिए. लिहाजा ऑल दीज पीपल आर रियली एंड ट्रूली एंग्री. बट माय पॉइंट ओवर हियर इज, अगर मान लीजिए जो आज अमेरिका में हुआ है, couple of temples have been defaced, people have been beaten up, one gentleman is lying paralyzed, there's another liquor store owner, and that, by the way, may not be related to an Indian killing. It may be just a robbery. But the fact remains that if this had happened when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister, the Bharatiya Janata Party would have been spewing fire and brimstone. Today, they are saying nothing. At the moment, with us, we've got Tushar Gandhi. Tushar, very good evening to you. Tushar ji, very good evening to you. Good evening, sir. Good evening, and happy Mahashivratri. I wish it was, Well, but happy Mahashivratri in any case. yes, not too happy. The fact is, there has been firing on the border. The fact is that a couple of farmers have committed suicide as well, even on Shivratri, and we've had a defacement of Hindu temples in the US. Now, what's going on over there? Because this is a new phenomenon, right? Painting the swastika and saying get out and so on and so forth. What's really going on, Tushar? So this is intolerance raising its ugly face everywhere. If it is defacing of temples in the US, it is beheading of Christians by the ISIS, it is Muslim prosecution under the name of Islamic terror, and everywhere, all over Yes. the forces of intolerance, the radical forces
are increasingly dominating civilization. And that includes nowadays. India. That includes Everywhere, India as well. everywhere. Nobody is excluded. Nobody has, at the moment, it is like nobody being able to point a finger at the other. That's right. I mean, and of course in India, just as a sidelight, this is not really connected. Just as a sidelight, we have the chairman of the CBFC, our old friend Mr. Prahlad Nilani, who's got a list of cuss words, which you can't use. This is worse than the emergency, Tushar. What's going on? I mean, come on, this is crazy. But at least Indira Gandhi had the honesty of declaring the emergency before she, Yes. put all the draconian measures into effect. Yes, but At least we should give her credit for that much decency. and lifted the emergency on her own. Called for Yeah. elections on her own. I mean, Absolutely. there was no pressure. She could have continued. But the fact is that over here, without an emergency, you've declared an emergency. Right. You You're got censorship behaving in like a films. dictator. And very shortly, you'll have censorship of the media. You'll have censorship of the newspapers. You mean to tell me they don't already? Well, not really. You can still. I mean, people like us are still in existence. We're not dead yet. You are. Yeah. That, but by and large today, everything is controlled either by money power or by muscle power. Right. But the only thing over here is, don't you think these guys don't know which is the new world they're living in? आज की तारीख में जो नई दुनिया है, the world of Twitter, the world of WhatsApp, the world of Google, the world of Facebook. Can you really control it? I think they are thriving because of the information overload. I think they are being able to spread their message of hatred far more effectively than the message that the liberals are being able to project using all these social media tools. And if you look at Twitter, you look at all the social media, and you will see that hate outnumbers liberalism by far, by huge. And over here, distances. I was kind of shocked. I was kind of surprised. By the way, I'm sorry for bringing this up, but the fact remains that it's related. I was really shocked to see that a large number of people genuinely believe that it is the en masse voting by the Muslims which cost the Bharatiya Janata Party, 67 seats in Delhi. Well, they have to. I mean, that's their a joke. Their hatred needs to be find creative scapegoats. अरे भाई जो जहाँ तक मुस्लिम वोट का सवाल है, मुस्लिम तो उनके पहले से चहीते टट्टू थे जिनको वो हमेशा मारते थे। तुष्टीकरण के नाम पे अडवाणी जी ने शुरू किया था और यही अब भी चलता है। खुद के ऊपर आईना कसने की उनके अंदर ताकत नहीं है, मॉरल ताकत जो चाहिए वो नहीं है, इसलिए इस तरह से दूसरों को बकरा बनाने की वो लोग ये करते हैं। लेकिन तुषार, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे साथ है तुषार गांधी कि दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, 70 सीटों में से ज्यादा अगर मुसलमानों की कोई भी इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो 6 सीटों में है, only in 6 seats. लेकिन ये देखिए, ये बात कर देने से और भी उनके जो कट्टरपंथी है उनको वो और कट्टर होते जाते हैं ना, वही तो मकसद है। Tushar, Pradeep wants to ask you something. Just 1 second. Pradeep Nambiar wants to ask you something. Go ahead, Pradeep. Tushar ji, our Prime Minister Modi has talked about Sarva Dharma Sambhav. He read us the Indian Constitution. He read us the fundamental rights. He said religious tolerance. He said right to profess and propagate one's religion. Do you think it's a changed Modi now? Well, I think he has to now, because he's seeing that his international image of statesmanship is eroding, so he has to save face because now the dirt is sticking very close to his own chest. So I think it's nothing more than mere lip service and face-saving attempts. If now Mr. Kejriwal talks to the media or कहता है कि you have to give me 5 years, you can't judge me by 5 years, before 5 years, you can't judge me like that. You have given me, the people have given me a mandate of 5 years, तो 5 साल तक आपको judge करना पड़ेगा. But do you think at the same time we are being unfair to Modi by judging him by 8 or 9 months? मोदी जी ने 100 दिन मांगे थे, तो हम 100 दिन तो चुप रहे ना। जी। केजरीवाल ने तो बहुत ऑनेस्टली 5 साल का वक्त मांगा है, तो उसके ऊपर और ना ही उन्होंने चुनावों में कोई 10 दिन या 40 दिन या 60 दिन
के वायदे किए थे, तो उनका जायज है कहना कि भाई 5 साल तो देखो, उसके बाद मुझे जज करो। और दूसरी मोदी चीज- जी ने तो but- 100 but in दिन any में event- पर्यावरण परिवर्तन लाने की बात कर दी थी। लेकिन यहाँ पर तुषार वैसे भी अगर आज की तारीख में कोई भी सरकार आती है सत्ता में, उसकी जजमेंट आधे घंटे में ही शुरू हो जाती है या 10 मिनट में ही हाँ, शुरू हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, Let's be very clear. बिल्कुल। And why not? And people have the right to do so. They ये इस Oh yeah, nobody can stop anybody from criticism. नहीं तो फिर तीसरा सेटलमेंट जैसा मामला हो जाता है कि जी। जब तुम मेरे पेट में दर्द लाओगी तो मैं तुम्हारा इलाज करने में बाकी नहीं रहूंगा। लेकिन तुषार यहाँ पर चलिए तीसरा सेटलमेंट की अगर वो बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आखिरकार हम किस ओर जा रहे हैं। जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, भारत का सवाल है, भारतीयता का सवाल है, और जो प्रशासकीय अस्थिरता जो है एक तरीके से हर जगह पे जो फैली हुई है, nobody knows what exactly the Bharatiya Janata Party is going to do next. What is going on here? No, everybody knows what their honest agenda is. People just got taken up by their dishonesty. That was what happened, and that's why now they're trying, reacting with a sense of betrayal. But I think we were stupid enough to fall for that kind of false pretense. Their agenda is and will remain a divisive agenda because they don't accept the diversity of India. They don't accept the multi-religious identity of India. लेकिन यहाँ उनको पर तो, तुषार वो चाहिए वही वो कर रहे हैं। लेकिन जो बात हुई, आपका कहने का मतलब ये हुआ सबका साथ सबका विकास, ये सब चीज़ें जो बात हुई, और उसके बाद हम लोगों ने देखा वो निरंजना ज्योति को, जो साध्वी निरंजना ज्योति हैं, साक्षी महाराज हो गए, एक और नई साध्वी आई हैं, वो कोई और हैं, और इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी ना, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट सिंस 1981, 1981 से लेकर के आज तक कभी पब्लिक डिस्कोर्स में इस किस्म की भाषा का मैंने कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, एटलीस्ट ऑन अ नेशनल लेवल। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे ये उनका कल्चर है जी, ये उनका कल्चर है। आप अब सीख जाइए, अब कब तक आप रोते बैठेंगे? ये सीख जाइए, ये होने वाला है, इससे भी बुरा होने वाला है जी। और ये हमें वी विल हैव टू, हमने दिया है ना मैंडेट, हमने मैंडेट दिया है। देखिए, जब भी आप भूख से ज्यादा खा लेते हो तो बदहजमी होती है, और बदहजमी का जो त्रास होता है वो सहना पड़ता है जी। लेकिन जहाँ इस बदहजमी का एक और भी कारण है तुषार, जो आई थिंक प्रदीप वांटेड टू आस्क यू दैट, एंड आई थिंक ही विल, लेकिन उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ। इस बदहजमी का एक और भी कारण है, और वो कारण है कांग्रेस। मतलब जो कांग्रेस ने अपनी खुद की दुर्दशा करी और देश की दुर्दशा करी, जिसकी वजह से आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और नरेंद्र मोदी जी ने बेधड़क होके, और मतलब सरकार ने बेबाक होकर के ऐसा दुस्साहस किया कि भाई हम जो मर्जी प्रॉमिस कर दें, भले हम डिलीवर करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुषार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरा जो देखिए, एज अ पार्टी दैट रूल्ड फॉर 65 years, दोष फाइनली जाके उसके सर पे पड़ने वाला है। लेकिन ये हम भूले नहीं कि हम डेमोक्रेसी है जी, इसमें हमारी ताकत है, हमारा वोट है। अगर हम भेड़ चाल से चलेंगे तो या तो चरने के मैदानों में ले जाएंगे या कत्ल खाने जाएंगे। तुषार जी, इंसान है तो इंसान की फितरत से जिए, और हमको जिस एक कारण से खुदा ने दूसरे जानवरों से बेहतर बनाया कि हमारे अंदर तर्क की शक्ति है, वो अगर हम खो बैठेंगे तो हमको भुगतना पड़ेगा। तुषार जी, आज वी फाउंड इन बयाज साहब के शो में आचार्य धर्मेंद्र, द हार्डलाइन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैव बीन ब्लेमिंग मोदी। इनफैक्ट आचार्य धर्मेंद्र जी का कहना था ऑन द शो जस्ट बिफोर यू स्पोक, उनका कहना था कि ये वो मोदी नहीं है जिसके लिए हमने अपने खून और पसीना बहाए। So what is happening within this, the entire concept of Hinduism, the right-wing fundamentalist, Modi, who was considered a hardliner, today the hardline elements within the right-wing are blaming him. They are saying this is not the Modi that we... These are just pretend things. These are to beguile the people and trying to project to the people that no, we also are disappointed with the Prime Minister, and in a way
then shielding him from all the blame that he is due. ये चाल है उनकी, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और हम लोग जब तक बेवकूफ बनते रहेंगे वो बेवकूफ बनाएंगे. So in effect, what you're really saying is, इसमें ऑनेस्टी नहीं है. no. In effect, what you're really saying is, whereas we, all of us, are blaming Mr. Modi for keeping quiet on all the communal, hate-filled statements which are coming out from his, from the treasury benches, the hardliners in the Sangh Parivar are blaming him for being too soft. So you are essentially saying that this is all a pose. This is all hard cop, bad cop, good cop. Bad Is cop, that good it? cop pretext. Yes, absolutely, it is that. Even in the first NDA, there was a good cop and a bad cop. Over here also now, because the good cop, bad cop roles are not that clearly defined, new players are coming in, playing those roles. Right, but the only thing is that what I'm surprised about is that within the party itself, the manner in which Amit Shah and Amit Shah and Narendra Modi combined steamrolled over everybody in the Delhi elections. Nothing seems to have happened. Rightfully speaking, Amit Shah's wings should have been clipped by now. Tushar. Yeah, it is a bit surprising, but I think there is a game plan over there also. It's also a game plan to lull the opposition into believing that now there is a fighter amongst us who can bring Modi to his knees. See, Delhi was a vital election. I don't say no to it. Delhi was a lost cause. Everybody knew about it. At least the people who mattered knew about it. The main battles are going to be raged in Bihar and Uttar Pradesh. And I think this was just a wake-up call to the party itself and a kind of attempt to delude the opposition. See, immediately after Aam Aadmi Party's victory in Delhi, all the opposition forces started standing up and That's right. applauding them as if they had found a knight in shining armor Yes. to save their honor. And Gee. that is precisely what these people were aiming at. No, And but now, the fact for remains- everything, the opposition will sit and say, nahi, Kejriwal hai, wo sambhal lega. But the Whereas- fact remains, but Tushar, the fact remains that even in the two by-elections which have been held in West Bengal, the Trinamool Congress has won. Notwithstanding all the charges of the Sarada scam, notwithstanding the Bhag Mamta Bhag, in spite of the fact that Amit Shah himself campaigned over there, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हारी है. दोनों लेकिन सीटों पे राजीव तृणमूल कांग्रेस जीती है. आप देखेंगे तो राजस्थान के पंचायत इलेक्शन में भी कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शनी की है, जी जबकि किसी को लगता नहीं था कि वो कभी भी कुछ कर पाएगी जी. वहाँ पर. तो ये तो बात है ही कि भाई लोकल चुनाव और स्टेट और राष्ट्रीय चुनावों में लोग अब अलग अलग प्रकार से वोट करने लगे हैं. जी, लेकिन तुषार जी यहाँ पर दूसरी बात ये सामने आती है जो हम लोगों ने पाया है. हम लोगों ने यहाँ पर मतलब प्रदीप भाई और मैंने जो मतलब हम लोगों ने जो रिसर्च करी और हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं देश के हर कोने में जिन लोगों ने ये बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो वादा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में, उसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे. और अमित शाह जी का ये कहना कि ये एक चुनावी जुमला था, नंबर 1. नंबर 2, जो उनका 10 लाख रुपए का जो सूट है, 1 लाख रुपए का जो पेन है और 1 लाख रुपए का जो चश्मा है, इसको लेकर के बहुत लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमेशा हुई है. जब भी सत्ता का नागवार प्रदर्शन किया गया है तो हमारी जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया. इसीलिए आज भी वो एक धोती पहन के घूमने वाला बुड्ढा सबकी नजरों में बहुत आदरणीय बन के रहा है. जी, and he is your great grandfather. And again, Tushar, I must tell you this, that the only bone I have to pick with you is the fact that you are still sitting in the background. You should be out there and you should be back in the Congress. Now, God knows why you are not doing it. In any event. In the Congress as it is. Now, at the moment with us, we also have Priyanka Chaturvedi. After a long time, national spokesperson for the Congress party, back with us on the Inside Story after a long time. Good evening, ma'am. Good evening. This is Rajiv Bajaj here from the Inside Story on Lemon News. Thank you so much. Great to hear your voice again, ma'am. Thank you so much. प्रियंका जी, ये बताएं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर जब भी कोई घटना घटती थी अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी किसी हिंदुस्तानी के ऊपर जरा भी हमला होता था
तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मित्र हैं वो इस किस्म से मतलब एक छवि बनाते थे, एक इस किस्म की तस्वीर बनाते थे एज इफ दिस गवर्नमेंट इज द मोस्ट इनइफेक्टिव गवर्नमेंट यू नो दैट हैज एवर बीन in Delhi. Today we have a situation where two temples have been vandalized, Indians have been attacked, they have been beaten up. One of them is fighting for his life, he's paralyzed, one of them is actually dead. And all that the government can do over here is to twiddle its thumb. They are not able to do anything at all. Priyanka ji. नहीं, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उनका फर्स्ट नेम पे वार्तालाप होती है और दोनों के पास एक हॉटलाइन है, दोनों जोक्स क्रैक करते हैं एक दूसरे से और इतनी गहरी दोस्ती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उस हॉटलाइन का इस्तेमाल कर कर अब तक प्रेसिडेंट को कंप्लेन नहीं की है कि इस तरीके से हमारे लोगों पे इस तरीके के वार हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले जो हिपोक्रेसी है, देखिए मैं एक चीज बार बार कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन चीजों को मुद्दा बनाया जब यूपीए सरकार में थी और जिन जिन चीजों के बारे में बोला, उस समय पर वोटर्स ने इनका साथ दिया, वोट किया। पर वोटर्स अब ये भी देख रहे हैं कि इनके होते समाते और जो जो वादे किए थे और वो पूरे नहीं होते दिख रहे हैं, तो उनको जवाब देने को भी तैयार है। हम शोर करें या शराबा करें, हमारे देश की जनता देख रही है कि कैसे जुमलेबाजी के बेसिस पे ये सरकार बनी है और जुमलेबाजी की वजह से ही ये सरकार वापस भी जाएगी और देश की जनता ये इंश्योर करेगी। देखिए तुषार गांधी जी भी हमारे साथ है। तुषार गांधी जी ने भी ये बात कही कि जहां तक कि सिर्फ दिल्ली का चुनाव है, सिर्फ वही नहीं है कि जहां पर चलिए कांग्रेस हैज बीन डेसिमेटेड, बट the BJP has also been destroyed. Let's be very clear on that. Number one. Number two, जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान के पंचायत इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो लिहाजा जो नरेंद्र मोदी जी की जो सो कॉल्ड वेव थी, अब लगता है शायद रुक गई है। प्रियंका जी। नहीं, बिल्कुल अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए दिल्ली एक बड़ा झटका था, जहाँ पे हम 48% शेयर हमारा हुआ करता था, अब इतना कम हो गया है, बहुत बड़ा झटका है और हमें आने वाले समय में दिल्ली की जनता से फिर से रिकनेक्ट करने की जरूरत है। तो मैं ये भी देखती हूँ कि दिल्ली की जनता ने एक टैक्टिकल शिफ्ट किया आम आदमी पार्टी को। वो जानते थे कि आम आदमी पार्टी इस समय पर ज्यादा दुरुस्त है बीजेपी को हराने में, इसलिए शायद उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आने वाले समय में हमारे लिए काम बहुत है, पर हाँ ये भी दर्शाता है कि जुमलेबाजी आपको इलेक्शन जिता सकती है, जुमलेबाजी सरकार चलाने नहीं सिखा सकती। और सरकार में अगर आपकी अचीवमेंट्स कुछ नहीं होंगे तो जनता आपको भी नकारेगी। तो ये सबसे बड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है दिल्ली के चुनाव से। और आने वाले समय में हम ये भी जानते हैं कि देश की जनता जो है इस तरीके की जुमलेबाजी से बार बार ऐसी पार्टी को वोट नहीं करेगी जो काम नहीं कर रही हो उनके हित में या उनके कामों को लेकर। Priyanka ji, the other thing that I would like to ask you is this, and Tushar, you can come in whenever you want. The Bharatiya Janata Party kept attacking Robert Vadra again and again and again. In fact, even the Prime Minister himself, Mr. Narendra Modi, he even went to that extent to say, you know, maa bete ki sarkar and so on and so forth. Today, you have a situation in Madhya Pradesh where a clear-cut scam has been uncovered. A medical college entrance exam scam where the Chief Minister himself admits that there have been at least over 1,000 such cases where people have got admission wrongly. Now, my point is, why is Mr. Shivraj Singh Chauhan not resigning? Priyanka ji. नहीं, I'll tell you, दो चीजें यहाँ पे हैं। जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बातें थी, कहीं भी ऐसे आरोप नहीं लगे थे कि कांग्रेस ने किसी तरीके से फजिंग की हो या डेटा छुपाने की कोशिश की हो या रॉबर्ट वाड्रा ने कोऑपरेट नहीं किया हो। हम कब से कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसे उनके ऊपर हो, बात हो, तो आप उन पे केस करिए, कार्रवाई करिए और जो एक्शन बनता है वो आप करिए। पर ये सरकार जानती है कि उनके पास कोई केस नहीं है उनके खिलाफ, ना ही कोई ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर ये इन पे कोई कार्रवाई कर सकती हो। दूसरी रही बात मध्य प्रदेश की, वहाँ पे क्लियर कट एक मैं कहूंगी एक पैटर्न है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम छुपाने की कोशिश की गई हो, चीफ मिनिस्टर को उस स्कैम से नाम हटाने की कोशिश की हो और उनपे उंगली उठे, उस पे हर तरीके से कोशिश की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेंड करें,
पूरे जो वहाँ पे जो प्रोब चल रहा है उसको डिफेंड करें और कोशिश करें कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बची रहे। ना ही सीबीआई इंक्वायरी करने को तैयार है, और जिस तरीके से ये पूरा स्कैम प्रोब किया जा रहा है उस पर भी हमने कल सारे सवाल उठाए हैं जिसका जवाब अब तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं दे पा रहे हैं। वो बार बार ये बोल देते हैं मैं डेफेमेशन सूट लगाऊंगा। अरे आप करिए, पर आप पहले जो जो सवाल उठे हैं उसके जवाब दीजिए। लाखों बच्चों के आपने करियर खराब कर दिए क्योंकि आपका एक स्कैम चल रहा है और वेल एस्टैब्लिश्ड स्कैम चल रहा है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इरिगेशन स्कैम को प्रोब करेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जाकर एनसीपी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, और आज ही एक अखबार में आता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को ये लोग डॉक्यूमेंट शेयर करने को तैयार नहीं है। तो किस तरीके की आप स्कैम छुपा रहे हैं? स्कैम छुपा ही नहीं रहे हैं, आप फजिंग कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर से आप मिसयूज कर रहे हैं क्योंकि आप पावर में हैं। मैम, नॉट ओनली दैट, एंड तुषार, आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू दिस। प्रियंका चतुर्वेदी, जो आपने कहा है वो बहुत दुरुस्त है, लेकिन यहां पर एक दूसरी चीज है। देवेंद्र फडणवीस जी के खुद के फेसबुक पेज के ऊपर, वो प्रधानमंत्री बनने के पहले, अभी तक वो है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो हम न जाने कितनी मर्तबा दिखा चुके हैं, व्हेन ही वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने ये दिखाया था कि किस प्रकार महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक स्कैम सबसे बड़ा है, यानी उसमें लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, 2 या 3 हफ्ते के भीतर he will arrest everybody concerned, everybody will be in jail, और जो लाखों करोड़ों का गबन हुआ है वो वापस लाया जाएगा। आज तक उसमें एक भी एक्शन नहीं हुआ है प्रियंका जी। Not one single action has taken place there. Not one single action has taken place as far as the so-called irrigation scam is concerned. Now, what is going on? Do you think there is a separate deal going on over here? Do you think that the BJP is trying to send a message across to the Shiv Sena? What's going on, Priyanka ji? देखिए, बहुत क्लियर है, जब political opportunism takes priority over good governance, this is what you get. बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, बहुत सारी चीज बनाई थी, बहुत एक मैं कहूंगी माहौल बनाया था करप्शन को लेकर। एक माहौल बनाया गया था कि हम ही एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो इन लोगों पे एक्शन लेंगे। अब तक आपने लोकपाल नहीं बनाया, आपने सीआईसी कमिश्नर नहीं अपॉइंट किया है, आपने सेंटर में देख लीजिए या स्टेट में देख लीजिए, आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे आपने जो स्कैम्स की बात उठाई थी आपने पूरी की हो या उस पे एक कदम आगे बढ़ाया हो। तो जब पॉलिटिकल तुषार, can you hear me? Yes, I can. Now, Tushar, over here, if you remember, the Bharatiya Janata Party made Robert Vadra into a huge issue in the run-up to the elections. Today, we are in the 9th month. The 9th month is about to get over. On the 24th of February, the 9th month of this government will be over, and the 10th month will start. Till today, nothing has happened in that case. So, was that a lie? What? They were trying to defraud everybody? What was going on, Tushar? So whatever was going on is apparent that the government is not really keen on prosecuting cases of corruption unless they can either go on a witch hunt or make a deal out of it. But my question to the Congress is कि वो क्या कर रही है? एक सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस के पास वो संख्या नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव बॉडीज में उनको अपोज कर सके। रास्ते पे क्यों नहीं आ रही है? क्या डरती है कांग्रेस रास्ते पे आने से? क्यों रास्ते पे आके सरकार का पर्दाफाश नहीं करती? क्यों जनता में वो कैंपेन नहीं चला रही है कि किस तरह ये सरकार निकम्मी होती जा रही है? कांग्रेस में ये कमी क्यों आ गई है? ये प्रश्न कांग्रेस को पूछने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार तो निकम्मी है वो हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों निकम्मी बन रही है? प्रियंका जी, सवाल अभी आप सड़क पर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने और जिस प्रकार आज की सरकार ने ना जाने क्या कुछ ऐसा नहीं किया जो पब्लिक डिस्कोर्स में कभी आना ही नहीं चाहिए, उसके बावजूद आप सड़क पर नहीं है। प्रियंका जी बताएं। हाँ, मैं तुषार जी ने जो सवाल उठाए हैं मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि वो भी एक कंसर्न सिटीजन है और वो जानते हैं कि ऑपोजिशन फॉर सम रीजन ऐसी लग रही है कि कमजोर होगी, पर मैं उनको बता दूं कि हम किसी तरीके से कमजोर नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में व्यापक स्कैम का जो उजागर हुआ है और जिस तरीके से हमने उसको एक एजेंडा बनाया है और हम रिपीटेडली उसको लेकर झगड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो और लैंड स्कैम, अगर लैंड ऑर्डिनेंस बिल को भी देखेंगे कि हम हर स्टेट में इसके बारे में एजिटेशन कर रहे हैं। अगर ये करप्शन को लेकर बात है, करप्शन के मुद्दों को लेकर बात है, उसको भी हम उठाएंगे। और हम बिल्कुल जानते हैं, हम बिल्कुल इस बात से हम बिल्कुल श्योर हैं और इस बात को लेकर हम बिल्कुल श्योर हैं
कि आने वाले 5 साल में हम इस सरकार के जो जो झूठे वादे किए गए हैं उसको हम एक्सपोज करने में कामयाब रहेंगे। मैं तुषार जी को बिल्कुल कहना चाहूँ और उनको अश्योरेंस देना चाहूँ कि भले ही बीजेपी निकम्मी हो, कांग्रेस निकम्मी नहीं है। हम हो सकता है कि अभी आप लोगों को लग रहा हो कि हम एजिटेट नहीं कर रहे हैं, पर हमारे एजिटेशन हर स्टेट्स में स्टेट वाइज बिल्कुल जारी है। तुषार जी, you want to say something? Well, it is all about perceptions. I don't see any of those signs, and I'm sorry to say that we are losing faith Actually, very very frankly fast. speaking, Priyanka, what Tushar is saying is absolutely correct, because the very first thing that we saw after a long time from the Congress, which is why we are talking about it, is the press conference held by Mr. Digvijay Singh, Jyotiraditya Scindia and Kamal Nath yesterday. That was after a long time. Now, पर hopefully ये we प्रेस should see more of that. कॉन्फ्रेंसेस वाला मामला नहीं है, जी। ये रास्ते पे आके नहीं, सरकार को रास्ते पे हराने की बात। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, शायद तुषार जी इस चीज से वाकिफ नहीं है कि NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर मेन पार्टी तक हम लोग तीनों रोड एजिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं व्यापम स्कैम को लेकर, और जब हम देख रहे हैं कि को मिस हैंडल किया जा रहा है, तब हमारे सारे सीनियर लीडर्स मध्य प्रदेश गए और उन्होंने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वरना हमारी NSUI बिल्कुल रास्तों पे पड़ी है, झगड़ रही है, प्रोटेस्ट मार्चेस ले रही है, NSUI हो या यूथ कांग्रेस हो। तो मध्य प्रदेश को लेकर मैं कहूंगी कि हाँ, हम वहाँ पे No, there's one thing I would like to put to the both of you, Priyanka Chaturvedi and Tushar Gandhi. One thing I would like to put to the both of you. The fact remains that the manner in which the environmental laws are being sought to be repealed, the manner in which the Land Acquisition Act has been given a completely new shape. Do you know what's going to happen? There is going to be a paradigm shift in the social order in this country. The entire social order of this country is going to be completely and totally disturbed. There will be millions and millions of people who are going to be affected. Priyanka ji, what are you doing about that? Because that is What going to about be the even labour worse law? than anything we've ever faced. Priyanka. What about the labor law? Labor union And labor. That's right. And labor. बिल्कुल निकम्मा कर दिया है सरकार ने, और लेबर की तरफ से कांग्रेस कब उठेगी? जी, प्रियंका नहीं, जी। देखिए, लैंड ऑर्डिनेंस को लेकर तो हम लोग ने सारे स्टेट्स में प्रोटेस्ट एजिटेशन शुरू किया है और हम इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। यूथ कांग्रेस ने ये अपनी प्राथमिकता बनाई है और एजेंडा बनाया है कि लैंड ऑर्डिनेंस को लेकर हम गली गली जाएंगे, लोगों को बताएंगे, और जो फार्मर्स हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। वो बिल्कुल हमारे एजिटेशन होने वाली है और इंटेंसिफाई होगी आने वाले समय में। बाकी सारे नहीं, बिल्कुल आप हमें बताते रहें और हम इस तरफ हम काम करते रहें, वही हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेबर लॉज को लेकर भी आपने क्योंकि इस बारे में उठाया है, आई एम वेरी सर्टेन कि महाराष्ट्र हो या जहाँ पे हरियाणा में भी हम चेंजेस देख रहे हैं, हम उसको लेकर काम करेंगे। अमंग्स द बैंक एम्प्लॉइज के को वेज रिविजन के लिए they have been struggling for the past 6 months. उन्होंने प्रधानमंत्री की वो प्रधानमंत्री धन जन योजना सफल कर दी, उनको मिला क्या? उनकी तरफ से आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? And not only that, even the so-called one rank one pension. Government can be brought onto the mat. Even the one rank one pension is not being implemented. Are you aware of that? One pension is not being implemented. No, I am not sure if you all are aware that Congress was very much a part of when our ex-army officers were protesting at Jantar Mantar. What is extremely unfortunate, if I may say so, is extremely unfortunate, when the ex-army officers were protesting outside Jantar Mantar on a day when they were talking about how they feel cheated by this particular government, and it has promised to had promised a lot of things, has done nothing. It is extremely unfortunate that it did not become a priority of as a reporting story or breaking news story for many of the national news channels, which is another unfortunate question which we need to be raising to our fourth pillar of democracy. The one thing that the Congress top leadership needs to be seen with these people with whom injustice is being done, and they are not. Don't tell me the media is ignoring them. No, it's not about media ignoring them. All I'm trying to say is we were out there protesting along with our ex-army officials, ex-army retired people, and we were protesting on the one rank one pension. We must also understand, it is not always a priority that, like Mr. Narendra Modi should be present everywhere when the BJP is talking. The same with the Congress. Please do understand, all our leaders are equally working towards the welfare of the people. In the position that the Congress has been placed in, it is imperative that the Congress top leadership is seen everywhere.
Absolutely, sir. You We don't have take the your feed. luxury. You don't have the luxury to say that he doesn't have to be everywhere. He has to No, be Mr. Rahul Gandhi has to be out to everywhere. actually There's be no doubt creating about it. opportunity. No, That- I that totally has to be take your done. feedback, sir. I totally take your feedback. I say And let me this- assure I you, say we will this- only intensify I say our, this, sir. I say this because at heart, my sympathies lie with the Congress. Absolutely. Not because I No want doubt to about run it that. down. No, No sir, doubt I about that, totally, Tushar. totally take your, And you your. Tushar, just 1 minute. You don't need to apologize for the Gandhi name. You're the great grandson of Mahatma Gandhi. You don't need to apologize for that. No, there should be no reason for any apology, please. We No, must he understand. knows exactly what in I'm a saying. in a democracy, power keeps shifting, power keeps changing, Priyanka and ji, all I I put it to you. Priyanka ji, 1 minute. I put it to you. Tushar, just 1 second. Anna Hazare was on the show just the other day, as so was Medha Patkar. And Anna Hazare and Medha Patkar and a whole lot of other organizations are going to be in Delhi on the 24th of February. 24 फरवरी को ये सब लोग दिल्ली में होंगे, पार्लियामेंट का घेराव करने की कोशिश करेंगे, जंतर मंतर पे ये सब लोग मिलेंगे, लाखों की तादाद में लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैं प्रियंका चतुर्वेदी से पूछ रहा हूं, जो तुषार गांधी ने अभी कहा, क्या राहुल गांधी उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके I'm कंधे से sorry. कंधा I मिला के hope. कुछ करने वाले हैं? बताएं। I hope you realize. I hope you realize whether it is Mr. Anna Hazare who was misused badly by Arvind Kejriwal or the RSS or the BJP for serving their own political purposes, their own political ambitions, or for that matter, Medha Patkar, who clearly has aligned herself with Aam Aadmi Party. How do you think that we should be using that platform to reach out to the people? We have So very are you clearly, gonna do I something told you about this very categorically, that we have been agitating statewide. This is the Please, tragedy. this is not The a tragedy. reality, I'm this sorry, is the Mr. tragedy. Gandhi. Mr. Gandhi, This is I the do not know tragedy, if you heard Priyanka me. ji, that Mr. you Gandhi, are- allow you me are to going on speak. partisan lines. Mr. Right, Gandhi, Priyanka ji, Mr. issue Gandhi, on please which allow there me to cannot complete be what I'm Priyanka ji, saying. बोलिए, Priyanka ji, बोलिए. No, whether it is unfortunate as per you or not unfortunate, I have been taking your These feedback. are and national completely the right issues. way. They can't be Sir, partisan. Sir, if I may speak, sir, if I Please go may. ahead, please go ahead. Please No, go ahead. when you talk about being partisan, does it mean that only if I'm standing next to an Anna Hazare, that Yes, my, on this issue you no, have I'm to. sorry, sir. I'm sorry, sir, that there are many ways of protesting, many ways of reaching out to our farmers, and our farmers also know that we have been agitating as soon as this land Right. ordinance Tushar, came you wanted to was say passed. something? Doesn't We have been show talking in the about it. electoral Tushar, you wanted to say returns something. for Go your ahead. party, man. No, I'm really, Wake up. sir, I do not know why you're taking it in such a way that only if we stand next to Anna Hazare or Medha Patkar will Congress be heard. Congress fact can be remains, heard Priyanka ji, by Priyanka hitting ji, on एक the minute, street, एक minute, by एक talking minute. to the farmers, by reaching out to the farmers, not at Jantar Mantar, but places where they are farming and where they are affected, the land which is being taken away from them, that is where we will protest. But Not Priyanka ji, at Jantar Mantar, make it purely symbolic. Why Are doesn't you? the Congress go back and own their own roots? Like Gandhiji. For example, as far as Gandhiji was concerned, he had the Ali brothers with him. He even had the Hindu Mahasabha, like Lala Lajpat Rai with him. He had Muhammad Ali Jinnah with him. There was nobody who was not there with Gandhiji. So what is wrong in the Congress lending its support to the Anna Hazare movement? That's what Tushar is arriving at. No, all I'm trying to say here, and very categorically I'm saying here, and I will repeatedly say this, just standing next to an Anna Hazare or standing next to Medha Patkar, which serves some political opportunism for some particular parties, does not mean that we do not stand next to our farmers when their land rights are being grabbed Right. away by the Bharatiya Janata Party. Right. Please We heard understand, that. whatever political call we will take a call which serves the purpose of our farmers rather than looking at it only from a political point of view or as a political opportunism. I might be Tushar ji. disappointing you with that statement, but we would rather No, work that's your, fight that's for your the point farmers. of view. My That's your best point of view. wishes to Tushar you, ji. Priyanka ji. Best Thank you so much, Tushar ji. Thank you so much. Thank you so much, Priyanka ji, for talking to us. जी, तुषार जी बोलिए. नहीं, इसमें तो उनको बेस्ट ऑफ लक कहने के सिवा हम कुछ कह नहीं सकते. Best of luck के Because, अलावा और कुछ कह नहीं सकते. I agree with you. I agree with you. The Congress has still not gotten over its बिल्कुल. arrogance. बिल्कुल. No, they still haven't gotten over their arrogance and their isolationism. Pradeep, you heard all that. You want to say something? Go ahead. No, I want Tusharji to even ask about the new methodology invented by the Modi government that inflates our GDP growth to 6.9%. I mean, everybody is stunned about this new methodology. Do you think that he is still going to persist with this kind of inflated figures where development is concerned, which we have always been complaining about? That means by next year we'll be at 9%. 9%. When reality does not support you, you have to take recourse of fiction. So all the corporates are saying that nothing has changed on the ground, but we are growing at 6.9% now. I would love to see that growth.
we've seen 6.9% growth in prices, certainly. Yeah. Tushar, thank you so much for talking to us. And I know you're very Thank you. disappointed with Priyanka Chaturvedi and the Congress, but so are we. Not surprised at all. And so are we. Thank you so much, Tushar. Thank you very Thank much. you. Thank you. Thank Thank you you. for talking to us. Right, Pradeep, that's it. Thank you so much. And as far as Pradeep's point of view is concerned, you heard him. 6.9%. Now, where did that figure come from? I have no idea. ये 6.9% का figure कहाँ से आया? Have you been able to work it out, Pradeep? No, none of the economists either. The corporates are stunned. They says, are we growing? We don't see the growth. We've been laying off people. We're not able to pay them. All right. That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. As far as we are concerned, we'll of course be back tomorrow at the same time on the same channel. You keep watching 11 News. आप देखते रहें 11 News. जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम आपके साथ होंगे कल. तब तक के लिए देखते रहिए 11 News. और एक बार फिर महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Bye bye. Global advertisers, scaling new heights.